Hello students, welcome to Med Dental Inside YouTube channel. So in this video we will discuss chapter number 5 which is development of tooth and its supporting tissues from 10 kids. I hope आपने पार्ट 1 देख लिया होगा. अगर नहीं देखा तो पहले वो देखो वरना ये पार्ट समझ में नहीं आएगा. सो लेट्स स्टार्ट. सो इस पार्ट के अंदर हम स्टेजेस ऑफ टूथ डेवलपमेंट कवर करेंगे. नाउ बर्ड स्टेज क्या है? बर्ड स्टेज हमारा फर्स्ट स्टेज होता है टूथ डेवलपमेंट का. तो इस स्टेज के अंदर ये होता है कि अकॉर्डिंग टू फिगर 511 ये अगर हम इस फिगर के ऊपर आते हैं और बेसिकली इसके अंदर ये होता है कि एपिथेलियल इन्वेजन होना शुरू हो जाती है एक्टोमीसेनकाइमल सेल्स की, और जो एपिथेलियल सेल्स हैं वो अपनी शेप चेंज करना शुरू कर देते हैं. और इसके अलावा बर्ड स्टेज के अंदर जो बर्ड स्टेज ऑफ टूथ डेवलपमेंट है उसके अंदर हमारे पास कंडेंसेशन होती है एक्टोमीसेनकाइमल सेल्स की, यानी कि वो बहुत सारे एक्टोमीसेनकाइमल सेल्स जो होते हैं वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं एक जगह के ऊपर, जो आपको इस फिगर के अंदर नज़र आ रहा है. नाउ बड़े स्टेज के अंदर इतना कुछ खास है नहीं, बस एक चीज़ यही होती है कि कंडेंसेशन होती है एक्टोमीसेनकाइमल सेल्स की. नाउ हम बुक की लाइंस के ऊपर आते हैं और उनको कवर करते हैं. सो नाउ इन पेज नंबर 201 बर्ड स्टेज स्टार्ट करना है. द बर्ड स्टेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द फाइनल एपिथेलियल इंक्लूजन इनटू द एक्टोमीसेनकाइम ऑफ द जॉ. द एक्टोमीसेनकाइमल सेल्स शो लिटिल इफ एनी चेंज इन शेप और फंक्शन. जैसे मैंने भी बात की थी कि उनकी शेप और फंक्शन में थोड़ा सा चेंज आता है. द सपोर्टिंग एक्टोमीसेनकाइमल सेल्स आर पैक्ड क्लोजली बीनीथ एंड अराउंड द एपिथेलियल बर्ड, जो आपको इसके अंदर नज़र आ रहा है. ये एपिथेलियल बर्ड है और इसके अराउंड क्या है? एक्टोमीसेनकाइमल सेल्स सराउंड हुए हैं. Now, as the epithelial bud continue to proliferate in the ectomesenchyme, cellular density increases immediately adjacent to the epithelial outgrowth. This process is classically referred to as condensation of the ectomesenchyme. ठीक है कि इन्होंने बोला कि जो डेंसिटी है सेल्स की यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, जो डेंसिटी इंक्रीज हो रही है इसके लिए जो वर्ड यूज होता है विच इज़ कंडेंसेशन ऑफ किसकी हो रही है? एक्टोमीसेनकाइमल सेल्स की हो रही है, तो एक्टोमीसेनकाइम आ जाएगा. इस डायग्राम के अंदर और कुछ ऐसा कवर करने का है नहीं. ये बर्ड स्टेज ऑफ टूथ डेवलपमेंट है. अगर आपके पेपर के अंदर जो OSPI के अंदर ये पिक्चर आ जाए तो आपको पहचानना है कि ये कौन सा स्टेज है. बर्ड स्टेज है टूथ डेवलपमेंट का. ठीक है. नाउ जो नेक्स्ट हेडिंग है विच इज़ बर्ड टू कैप ट्रांजिशन. अच्छा, इस पूरी हेडिंग के अंदर वही जीन्स एक्सप्रेशन बताई हुई हैं और सिग्नलिंग पाथवेज बताए हुए और फैक्टर्स के नाम बताए हुए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है पूरी हेडिंग के अंदर ना. तो इस पूरी हेडिंग को स्किप करना है. बस इसके अंदर जो डायग्राम है फिगर 512 ये इंपॉर्टेंट है. ये डायग्राम है हमारे पास अर्ली कैप स्टेज की. अभी हम लोग का पढ़ा था बर्ड स्टेज, उसकी डायग्राम ये थी. अब अर्ली कैप स्टेज की जो डायग्राम है इसको भी मैं थोड़ा सा कवर कराता हूँ. इस डायग्राम के अंदर आपको कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी. एक एक्टोमीसेनकाइमल सेल्स की कंडेंसेशन नज़र आ रही है जो हमारे पास बर्ड स्टेज के अंदर हो गई है. ऊपर डेंटल लैमिना नज़र आ रहा है और यहाँ पे एक नया स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है विच इज़ एनामल ऑर्गन, जो ये एक नया वर्ड है आपके लिए. तो ये एनामल ऑर्गन क्या होता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कैप स्टेज के अंदर. अब जो ये कैप स्टेज है इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपके पास बन रहे होते हैं. बेसिकली 3 मेन स्ट्रक्चर्स बनते हैं इसके अंदर और 3 ट्रांजिटरी स्ट्रक्चर्स बनते हैं. वो 3 मेन स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं और वो 3 ट्रांजिटरी स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कैप स्टेज के अंदर. कैप स्टेज इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सो नाउ कैप स्टेज के अंदर ये होता है कि हिस्टो डिफ्रेंसिएशन होना शुरू हो जाती है. हिस्टो डिफ्रेंसिएशन क्या होता है कि बेसिकली मास ऑफ सिमिलर एपिथेलियल सेल्स ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट. बेसिकली जो फिगर 512 के ऊपर अगर हम लोग आएँ तो हम ये देख रहे हैं कि बेसिकली सिमिलर तरह के एपिथेलियल सेल्स हैं लेकिन वो उनकी शेप चेंज हो रही है. तो मॉर्फोलॉजिकली भी वो डिफरेंट हो रहे हैं, सही है, और फंक्शनली भी वो डिस्टिंक्ट कंपोनेंट बना रहे हैं जिसके आगे जाके अलग अलग नाम आएंगे. ये अर्ली कैप स्टेज है. इसके बाद डायग्राम आएगी लेट कैप स्टेज की विच इज़ फिगर 516. ये एडवांस कैप स्टेज है. इसमें अगर तुम लोग देखो तो बिल्कुल हिस्टो डिफ्रेंसिएशन हो गई, यानी कि हर चीज़ का अलग अलग नाम है, उसका फंक्शन डिफरेंट है और उसकी मॉर्फोलॉजी, उसकी जो स्ट्रक्चर या उसका जो या उसकी जो अपीयरेंस है वो बिल्कुल एक डिफरेंट है. अब मैंने बात की थी फिगर 512 और मैं डायरेक्ट आ रहा हूँ फिगर 516 के ऊपर. तो पहले मैं फिगर के बारे में बताऊँगा ताकि उसके बाद हम पीछे की चीज़ें डिस्कस करेंगे. तो मैंने तुम्हें कैप स्टेज के शुरू में बताया था कि हमारे पास 3 मेन स्ट्रक्चर्स बनेंगे और 3 ट्रांजिटरी स्ट्रक्चर्स बनेंगे. जो 3 मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें सबसे पहला जो नाम आता है विच इज़ दिस वन, एनामल ऑर्गन. द सेकेंड वन इज़ डेंटल पेपिला
एंड द थर्ड वन इज डेंटल फॉलिकल। अच्छा, इनेमल ऑर्गन से हमारे पास इनेमल बनेगा, डेंटल पैपिला से डेंटिन और पल्प बनेगा आगे जाके, और जो डेंटल फॉलिकल्स है उससे टूथ के सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बनेंगे जिनमें पीडियल आ जाता है, सीमेंटम आ जाता है, बोन आ जाता है। अब एक और चीज़ जो आपके BCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और वो सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग है कि इनेमल ऑर्गन का दूसरा नाम डेंटल ऑर्गन भी होता है और डेंटल फॉलिकल का दूसरा नाम डेंटल सैक भी होता है। ये BCQs में डेंटल फॉलिकल के नाम से तो आता ही नहीं है, वो हमेशा देते हैं कि डेंटल सैक से क्या चीज़ें बनती हैं। अब बच्चों को पता नहीं होता डेंटल सैक होता क्या है, और जबकि बहुत आसान सवाल है कि डेंटल सैक से हमारे पास या डेंटल फॉलिकल से 3 चीज़ें बन रही है, तो उसके सपोर्टिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं जिनमें बोन, पीडियल और सीमेंटम आ जाता है। लेकिन वो BCQs बच्चों का गलत हो जाता है क्योंकि उन्होंने डेंटल फॉलिकल का दूसरा नाम उन्हें पता ही नहीं होता। ठीक है, तो इस पिक्चर के अंदर हमें एक और चीज़ नजर आ रही है विच इज इनेमल नॉट। इनेमल नॉट है ट्रांजिटरी स्ट्रक्चर। मैंने बताया था 3 मेन है, 3 ट्रांजिटरी हैं। 3 हमने मेन स्ट्रक्चर देख लिया इस पिक्चर में और फिर है 3 ट्रांजिटरी स्ट्रक्चर। अब ये इनेमल ऑर्गन कैसे बन रहा है, डेंटल पेपिला कैसे बन रहा है, डेंटल फॉलिकल कैसे बन रहा है, इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करते हैं। मगर तुम्हें ये पता होना चाहिए कि इनेमल ऑर्गन से आगे जाके क्या चीज़ बनेगी, डेंटल पेपिला से आगे जाके क्या चीज़ बनेगी और डेंटल फॉलिकल से आगे जाके क्या चीज़ बनेगी। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिमाइंड करो, दोबारा से देखो। ठीक है, नाउ ये जो कैप शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है ये इनेमल ऑर्गन है, इसका दूसरा नाम है डेंटल ऑर्गन। ये जो इसके नीचे कंडेंस एक्टोमीसेनकाइमल सेल दिख रहे हैं आपको विच इज़ डेंटल पैपिला, और वो सेल्स जिन्होंने डेंटल पैपिला और इनेमल ऑर्गन दोनों को कवर किया हुआ है, वो सेल्स जिन्होंने डेंटल पैपिला और इनेमल ऑर्गन दोनों को कवर किया हुआ है विच इज़ डेंटल फॉलिकल और डेंटल सैक। अच्छा, इस वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों को एक और चीज़ बता देता हूँ कि इनेमल ऑर्गन, डेंटल पैपिला और डेंटल फॉलिकल इन तीनों स्ट्रक्चर्स को मिला के एक टर्म दी है विच इज़ टूथ जर्म। क्या दी है? टूथ जर्म। कभी भी पेपर में BCQ में सवाल आ जाए या उसके अंदर सवाल आ जाता है कि टूथ जर्म क्या होता है, या टीचर का वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बताओ टूथ जर्म में कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इंक्लूडेड है, तो आपको पता होना चाहिए टूथ जर्म के अंदर 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं, इनेमल ऑर्गन, डेंटल पैपिला एंड डेंटल फॉलिकल। ना हमने ये डायग्राम को डिस्कस कर लिया, अब हम आते हैं टेक्स्ट के ऊपर कि टेक्स्ट में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। सो नाउ इन द कैप स्टेज टेनकेट से बोल रहे हैं कि एज द टूथ बर्ड ग्रोथ लार्जर इट ड्रैग्स अलॉन्ग विद इट पार्ट ऑफ द डेंटल लेमिना, thus from that point on the developing tooth is tethered to the dental lamina by an extension called lateral lamina। अच्छा, ये बहुत आसान सी बात है कि जैसे ही टूथ बर्ड ग्रो होती है यानी कि बड़ी होना शुरू होती है तो वो डेंटल लेमिना के कुछ पार्ट को अपने पास टीथर्ड करना शुरू कर देती है, यानी कि एक्सटेंशन आनी शुरू हो जाती है डेंटल लेमिना की, और जो एक्सटेंशन होती है डेंटल लेमिना की उसका दूसरा नाम होता है लैटरल लेमिना। जैसे ये डायग्राम देखो, इसका मतलब ये है कि जो डेंटल लेमिना है या जो टूथ की बर्ड है उसने डबल एक्सटेंशन या मोर देन वन एक्सटेंशन दी हुई है हमारे पास डेंटल लेमिना के साथ, कि ये यहाँ पे लैटरल लेमिना दिखाया हुआ है, यहाँ पे लैटरल लेमिना दिखाया, यानी कि मोर देन वन अटैचमेंट दी हुई है किसके साथ, डेंटल लेमिना के साथ। सही है, या उसकी एक्सटेंशन हो जाएगी। अच्छा, at this early stage of tooth development, identifying the formative element of the tooth and its supporting tissues is already possible। ये बात हमने कर ली कि भाई कि फॉर्मेटिव एलिमेंट्स भी बनेंगे और सपोर्टिंग जो टिश्यूज होंगे वो भी बनेंगे। नाउ द एपिथेलियल आउटग्रोथ विच इज सुपरफिशियली रिजेंबल अ कैप सिटिंग ऑन अ बॉल ऑफ एक्टोमीसेनकाइम is still referred widely as dental organ but actually should be called the enamel organ। अच्छा, अब टेनकेट्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि वाइडली जो टर्म यूज़ होती है ना विच इज़ डेंटल ऑर्गन, मगर एक्चुअली हम क्या यूज़ करते हैं, इनेमल ऑर्गन। तो अगर BCQ के अंदर आ जाए इनेमल ऑर्गन और डेंटल ऑर्गन, वैसे वो इनेमल ऑर्गन में इतना कंफ्यूज करते नहीं है क्योंकि डेंटल ऑर्गन का दूसरा नाम ना टेनकेट्स ने आगे लिखा हुआ है कि टूथ जर्म भी होता है, तो वो इसके अंदर इतना कंफ्यूज नहीं करते, लेकिन वो डेंटल फॉलिकल और डेंटल सैक के अंदर बहुत कंफ्यूज करते हैं आपको। तो ये चीज़ याद रखना है कि इनेमल ऑर्गन है और इसकी जो वाइडली यूज टर्म है वो डेंटल ऑर्गन है। लेकिन अगर इसी टेनकेट्स के आगे जाओगे ना तुम पेज में और तुम यहाँ पे देखोगे कि पेज नंबर 205 के लास्ट पैरा में कि द इनेमल ऑर्गन, डेंटल पैपिल एंड डेंटल फॉलिकल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द डेंटल ऑर्गन और द टूथ जर्म। तो अब क्या कह सकते हैं इनको, एक जगह उन्होंने एक बात की हुई, दूसरी जगह दूसरी बात की हुई है, लेकिन ये बात याद रखना कि इनेमल ऑर्गन का दूसरा नाम डेंटल ऑर्गन भी हो सकता है, और जो बेसिकली डेंटल फॉलिकल का दूसरा नाम तो डेंटल सैक पक्का है, वो तो होगा ही होगा क्योंकि सवाल ही वो डेंटल सैक से उठा के देते हैं, डेंटल फॉलिकल बहुत कम देते हैं। अब ये चीज़
आई होप कि समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है कि एनामल ऑर्गन और डेंटल ऑर्गन, कहीं पे उन्होंने कोई बात की हुई है, कहीं पे कुछ कहा हुआ है, लेकिन ये चीज़ रखना है कि एनामल ऑर्गन होता है, और अगर नहीं दिया हुआ एनामल ऑर्गन का ऑप्शन तो आप डेंटल ऑर्गन भी लगा सकते हो, लेकिन बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो एनामल ऑर्गन होगा, बिकॉज इट इवेंचुअली विल फॉर्म द इनेमल ऑफ द टूथ, मीन्स फोर इनेमल ऑर्गन कहते हैं इसको। ठीक है, बहुत आसान सी बात है। अच्छा, ये डायग्राम है। इस डायग्राम के अंदर एक चीज़ हमने बात करनी है, लेटरल लैमिना मैंने बता दिया। इनेमल ऑर्गन की टर्म अभी हमारे लिए बिल्कुल आसान हो गई है, और डेंटल पेपिला भी आसान हो गया। एक और चीज़ इस डायग्राम के अंदर दी हुई है विच इज़ इनेमल निच। अच्छा, जो इनेमल निच है, अब ये भी एक ट्रांजिटरी स्ट्रक्चर है। अभी हमने वो फिगर में पढ़ा था, फिगर आई थिंक 516 थी, जिसके अंदर इनेमल नॉट था। अब यहाँ पे आ गया इनेमल निच। अभी एक ट्रांजिटरी स्ट्रक्चर बचा हुआ है। ये 3 ट्रांजिटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। नाउ अगली डायग्राम फिगर 514। यह डायग्राम मैं बिल्कुल आखिर में बताऊंगा, लेक्चर के आखिर के अंदर ये डायग्राम आएगी, और तभी जो तुम लोग को इतनी मुश्किल डायग्राम ये लग रही है ना, आखिर में बिल्कुल हलवा हो जाएगी, कुछ भी नहीं। अच्छा, एक और चीज़ थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं कि जितनी भी मैं डायग्राम कह रहा हूँ इन्हें, लेकिन ये आपके हिस्टोलॉजिकल सेक्शंस हैं, सही है। तो पेपर में जब भी कोई मैंने ये लास्ट पार्ट में बताया था कि जब भी कोई ओएसपी आती है तो पहले वो सवाल करते हैं कि ये कौन सा सेक्शन दिया हुआ है, सही है। तो मैं एज के डायग्राम फिगर इसके ऊपर लिखा हुआ है तो मैं फिगर कह रहा हूँ या डायग्राम कह रहा हूँ, लेकिन जब भी आपके पास ये आए ओएसपी के अंदर तो आपने उनको बताना है कि सर दिस इज़ एन हिस्टोलॉजिकल सेक्शन, या अगर कोई रेडियोग्राफ आ रहा है तो ये रेडियोग्राफ है, डायग्राम नहीं कहना उनको, वरना फिर वो कहते हैं कि बेसिकली आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए एज अ मेडिकल स्टूडेंट, तो ये कौन सा सेक्शन है। नाउ इसके बाद ये जो पैरा दिया हुआ है, अब इस पैरा के अंदर इन्होंने सिर्फ इनेमल निच के बारे में बताया है, जो एक ट्रांजिटरी स्ट्रक्चर है। वैसे इनको इनेमल ऑर्गन के फ़ौरन बाद डेंटल पेपिला और डेंटल फॉलिकल बताना चाहिए था। तो अभी हम इनेमल निच को छोड़ रहे हैं, क्योंकि मैंने बोला है तुम लोगों को ट्रांजिटरी स्ट्रक्चर में आखिर में कवर कराऊंगा। अभी जो मेन स्ट्रक्चर है उनको कवर करना है। सो हम सेकंड पैरा के ऊपर आते हैं। द बॉल ऑफ कंडेंस एक्टोमीजन काइमस सेल्स कॉल्ड द डेंटल पेपिला। ये बात हमने कर ली कि भाई ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर एनामल ऑर्गन है, और इसके नीचे जो एक्टोमीजन काइमस सेल्स की बॉल है, या एक्टोमीजन काइमस सेल्स बहुत सारे हैं, उन्हें हम कहते हैं डेंटल पेपिला। विल फॉर्म द डेंटिन एंड पल्प, ये मैंने बता दिया। द कंडेंस एक्टोमीजन काइम सेल लिमिटिंग द डेंटल पेपिला एंड इनकैप्सुलेटिंग द एनामल ऑर्गन। ये मैंने बात बताई थी कि वो सेल जो डेंटल पेपिला और इनेमल ऑर्गन दोनों को कवर कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं डेंटल फॉलिकल या डेंटल सैक। गिव राइज टू द सपोर्टिंग टिश्यूज ऑफ द टूथ, जिनमें 3 बात हमने कर ली थी, टीडियल, सीमेंटम और बोन। अब ये याद हो जाना चाहिए। बिकॉज द इनेमल ऑर्गन सिट्स ओवर द डेंटल पेपिला लाइक अ कैप, सो इस स्टेज ऑफ टूथ डेवलपमेंट को हम कैप स्टेज कहते हैं। बच्चे सवाल करते हैं सर कैप स्टेज क्यों कहते हैं? क्योंकि जो एनामल ऑर्गन होता है वो डेंटल पेपिला के ऊपर ऐसा कैप वो लाई कर रहा होता है, जिस वजह से स्टेज को हम कैप स्टेज कहते हैं। इसके बाद थर्ड पैरा ये मैंने बता दिया कि तुझ जन क्या चीज़ होती है, 3 चीज़ों को मिला के कहते हैं एनामल ऑर्गन, डेंटल पेपिला और डेंटल फॉलिकल। इन द नेक्स्ट पेज इन्होंने चीज़ बताई हुई हिस्टो डिफ्रेंसिएशन। हिस्टो डिफ्रेंसिएशन मैंने लेक्चर के स्टार्ट में बता दिया था कि मास ऑफ सिमिलर एपिथेलियल सेल्स ट्रांसफॉर्म होते हैं इनटू मॉर्फोलॉजिकली एंड फंक्शनली डिस्टिंक्ट कंपोनेंट के अंदर, जिसको जो टर्म होती है हम कहते हैं हिस्टो डिफ्रेंसिएशन। ना हमारे पास तीनों मेन स्ट्रक्चर्स हमें पता चल गए कि एनामल ऑर्गन क्या होता है, कैसे बनता है, डेंटल पेपिला क्या होता है, कैसे बनता है, डेंटल फॉलिकल क्या होता है, कैसे बनता है, और इनसे इवेंचुअली जाके क्या चीज़ें बनेंगी। अब हम पढ़ेंगे इनेमल ऑर्गन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सो इन द कैप स्टेज इनेमल ऑर्गन के अंदर आपको 3 चीज़ें नज़र आएंगी, जबकि बेल स्टेज की तरह जब आएंगे तो इसमें एक चीज़ का इजाफा हो जाएगा। वो क्या होगी, वो हम बेल स्टेज के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन इनेमल ऑर्गन के अंदर 3 चीज़ें आपको नज़र आएंगी। मैं फिर से कैप स्टेज को थोड़ा सा समराइज़ करता हूँ। कैप स्टेज के अंदर हमने 3 मेन स्ट्रक्चर्स पढ़ने थे, 3 ट्रांजिटरी स्ट्रक्चर्स पढ़ने थे। 3 मेन स्ट्रक्चर हमने कवर कर लिए, 3 ट्रांजिटरी स्ट्रक्चर्स अभी बाकी हैं। अब 3 मेन स्ट्रक्चर के अंदर जो एक स्ट्रक्चर था विच इज़ इनेमल ऑर्गन, अब हम उसके अंदर की चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जिनमें 3 चीज़ें हमने पढ़नी हैं। द फर्स्ट वन इज स्टिलेट रेटिकुलम, द सेकंड इज आउटर इनेमल एपिथेलियम एंड थर्ड वन इज इनर इनेमल एपिथेलियम। तो वन बाय वन हम इसको कवर करते हैं। इसको मैं टेक्स्ट ही पढ़ा देता हूँ। The cells in the center of enamel organ synthesize and secrete glycosaminoglycans into the extracellular compartment between the epithelial cells. Glycosaminoglycans are hydrophilic, so pull water in the enamel organ. The increasing amount of fluid increases the volume of extracellular compartment of the enamel organ, and the central cells are forced apart.
because they retain connection with each other through their desmosomal contact, they become star shaped. The cells of the enamel organ या center of the enamel organ is termed the stellate reticulum. अब इस पूरे 4-5 जो लाइन्स इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि जो सेंटर होता है एनामल ऑर्गन का वो सिंथेसाइज करते हैं ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस को। ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस क्या होते हैं? ये बेसिकली ग्राउंड सेक्शन बनाते हैं आपके और ये गैग्स होते हैं। अब ये ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस हाइड्रोफिलिक होते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है वाटर लविंग होते हैं, तो ये वाटर को पुल करते हैं इनटू द इनेमल ऑर्गन। और जब वाटर आता है इनेमल ऑर्गन के अंदर तो उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जब वॉल्यूम बढ़ेगा यानी कि सेल्स हमारे बड़े बड़े होंगे तो फोर्स अपार्ट वो एक दूसरे को धक्का देंगे जगह बनाने के लिए, लेकिन उनको आपस में कॉन्टैक्ट एक साथ कनेक्शन जो है अपना मेंटेन करना है, तो वो डेस्मोसोमल कॉन्टैक्ट्स के साथ अपना कनेक्शन मेंटेन करते हैं और एज स्टार शेप बन जाते हैं। और ये जो स्टार शेप है, स्टेलेट और स्टार थोड़ा सा आपस में मैच हो रहा है, तो स्टेलेट रेटिकुलम से तुम याद रखना कि वो स्टार शेप सेल्स होते हैं जो ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस को सिक्रीट करते हैं और इस वजह से हम इनको कहते हैं स्टेलेट रेटिकुलम सेल। आप फिगर नंबर 515 के अंदर देखो तो ये लेबलिंग हुई हुई है स्टेलेट रेटिकुलम सेल्स की। सबसे पहले तो तुम्हें इस फिगर को थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर मैं फिगर 516 के ऊपर आऊँ तो इस फिगर 516 का जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, तो समझो इस पार्ट को इन्होंने ना इस फिगर के अंदर बड़ा करके दिखाया हुआ है। अगर ये नीचे वाला पार्ट देखो ये, और इसी पार्ट को ऊपर चले गए तो ये यहाँ पे बड़ा करके दिखाया हुआ है, ठीक है। जो ये वाला ये स्ट्रक्चर है जैसे इनेमल ऑर्गन, इसके बाहर की साइड जो होगी वो डेंटल पेपर है और जिसने दोनों को सराउंड किया हुआ होगा वो डेंटल फॉलिकल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इस हिस्टोलॉजिकल सेक्शन के अंदर मैंने बात कर दी स्टेलेट रेटिकुलम सेल्स दिखाने थे। तो इनेमल ऑर्गन के अंदर मैंने बात की थी स्टेलेट रेटिकुलम सेल्स कहाँ पे होंगे? ये इनेमल ऑर्गन के अंदर होंगे, ये चीज़ याद रखनी है, उसके अलावा कहीं नहीं होंगे ये, ठीक है। और स्टेलेट रेटिकुलम सेल्स ये ऐसा स्टार शेप सेल्स में नज़र आ रहे होंगे छोटे छोटे से, ठीक है। स्टेलेट रेटिकुलम हमने कवर कर लिया। नाउ 2 चीज़ें और रह गई हैं विच इज़ आउटर इनेमल एपिथीलियम और इनर इनेमल एपिथीलियम, ठीक है। अच्छा अब इसी डायग्राम के अंदर क्योंकि आउटर एनामल एपिथेलियम और इनर एनामल एपिथेलियम उन्होंने टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं ऐसे ही बता देता हूँ कि इनेमल ऑर्गन के वो सेल्स जो डेंटल फॉलिकल की साइड के ऊपर होंगे, ये इनेमल ऑर्गन है, ये डेंटल फॉलिकल है, इसके दरमियान के जो सेल्स हैं इन्हें हम कहते हैं आउटर इनेमल एपिथेलियम। इनर एनामल एपिथेलियम क्या होती है? इनेमल ऑर्गन के वो सेल्स जो डेंटल पेपिला की साइड के ऊपर होंगे उन्हें हम कहेंगे इनर एनामल एपिथेलियम। और वो जगह तुम लोग देख रहे हो कि ये इनर एनामल एपिथेलियम यहाँ से आ रहा है और आउटर एनामल एपिथेलियम यहाँ से आ रहा है और ये दोनों एक पॉइंट के ऊपर आके मीट कर रहे हैं। और वो पॉइंट जहाँ पे आउटर एनामल एपिथेलियम और इनर एनामल एपिथेलियम आके मीट करते हैं उसे हम कहते हैं सर्वाइकल लूप या जोन ऑफ रिफ्लेक्शन, जहाँ से आगे जाके तो जो रूट होती है हमारे टीथ की वो बनती है। क्या होता है? ये थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट है, ये पहली स्टेज के अंदर आएगा, लेकिन मैं इसको इसी के अंदर थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि आगे जाके तुम लोगों को थोड़ा सा नो हाउ हो उसकी, कि जहाँ पे आउटर एनामल एपिथेलियम और इनर एनामल एपिथेलियम मीट कर रहे हैं विच इज़ सर्वाइकल लूप या जोन ऑफ रिफ्लेक्शन, जहाँ से आगे जाके रूट बनेगी, ठीक है। तो हमने इनेमल ऑर्गन के जो अंदर के 3 स्ट्रक्चर्स पढ़ने थे वो भी पढ़ लिए और अब हम आएंगे ट्रांजिटरी स्ट्रक्चर्स के ऊपर और उसके बाद हम इस लेक्चर को एंड करेंगे। अच्छा, अब हम आते हैं ट्रांजिटरी स्ट्रक्चर्स के ऊपर। ट्रांजिटरी स्ट्रक्चर्स 3 होते हैं जो कैप स्टेज के अंदर हमारे पास बनते हैं, लेकिन इनका ऐसा कोई रोल नहीं होता, बस ये ट्रांजिटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो आखिर में जाके ख़त्म भी हो जाते हैं। तो जो सबसे पहले बात करते हैं इनेमल निच की। अच्छा, अब हमें ये पता होना चाहिए कि जो डेंटल लैमिना होते हैं एक ऐसे शीट है। अब तुम देख लो कि यहाँ पे ये शीट टाइप नज़र आ रहा है, कोई वो नहीं है, कोई स्ट्रैंड नहीं है सिंगल, सही है। तो इस शीट में कहीं कहीं पे क्या होती है, डबल अटैचमेंट होती है, जिसकी हमने बात की थी, वो लेटरल लैमिना होता है, सही है। लेटरल लैमिना यहाँ पे दिखाया हुआ है, लेटरल लैमिना यहाँ पे दिखाया है और इसके दरमियान की कुछ स्पेस रह जाती है। दरमियान में क्या रह रही है? ये स्पेस रह रही है। यहाँ पे तो ये अटैच हुआ हुआ है, लेकिन कुछ जगहों पे स्पेस या कॉन्केविटीज़ रह रही हैं जहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू फिल होता है और जो वो स्पेसेस होती हैं उन्हें हम कहते हैं इनेमल निच। बहुत आसान सी बात है, कोई लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है कि जो इनेमल ऑर्गन के अंदर कुछ जगहों पे कॉन्केविटीज़ होती हैं जिनके अंदर कनेक्टिव टिश्यू फिल होता है, जिसे हम इनेमल निच कहते हैं और इसको अब हम टेक्स्ट से पढ़ लेते हैं। द इनेमल निच इज एन अपैरेंट स्ट्रक्चर इन हिस्टोलॉजिकल सेक्शन क्रिएटेड बिकॉज द डेंटल लैमिना इज अ शीट रेदर देन अ सिंगल स्ट्रैंड एंड often contains a concavity filled with connective tissue. A section through this arrangement creates the impression that the tooth germ has a double attachment to the oral epithelium by 2 separate strands.
सही है, बस यही बात है इनेमल निच ये होता है। उसके बाद हम बात करते हैं इनेमल नॉट की। इनेमल नॉट हमारे पास लिखा हुआ है पेज नंबर, इनेमल नॉट लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इनेमल नॉट होता क्या है, क्योंकि इनेमल नॉट भी हमारे पास टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ। इनेमल नॉट ये होता है कि इनेमल ऑर्गन के ऊपर, अब तुम ये देखो ये पूरा इनेमल ऑर्गन है फिगर 516 के अंदर। अब इसके सारे सेल्स सही हैं, एक जैसे ही लग, लेकिन एक जगह पे तुम देखो कि ये सेल्स जो है ना ये बहुत सारे हैं, क्लस्टर्स ऑफ सेल्स हैं, जिससे थोड़ा सा बल जा रहा है। और ये जो बल जाता है ये दो जगहों पे आता है, या तो कस्प के ऊपर आता है, कस्प क्या होता है जो पोस्टीरियर टीथ के ऊपर होते हैं, और या तो इंसाइडल एजिस के ऊपर आते हैं। अगर मैं इस हिस्टोलॉजिकल सेक्शन को दिखाऊं इन द ए, ये तुम्हें तुत की डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन ये कौन सा तुत है? अगर मिस पूछ लिया कि बेटा आप बताएं ये कौन सा तुत है, एंटीरियर है या पोस्टीरियर है, तो क्या है ये एंटीरियर है। अगर ये वाला है तो ये पोस्टीरियर है। कैसे? क्योंकि इसके अंदर हमें इंसाइडल एज नज़र आ रहा है और इसके अंदर हमारे पास इसके कस्प नज़र आ रहे हैं। जिस भी दूध के अंदर आपको कस्प नज़र आएंगे तो ये हमारे पास पोस्टीरियर हो जाएगा, और जहाँ पे हमारे पास नज़र आएगा इंसाइडल एज तो हमारे पास एंटीरियर हो जाएगा। इसके अंदर देखो इन्होंने ए जो एरो बनाया हुआ है ये है हमारे पास इनेमल नॉट। ये बहुत सारे क्लस्टर्स ऑफ सेल्स हैं जो बेसिकली सिग्नलिंग पाथवे करते हैं, या ग्रोथ फैक्टर जिनकी हम बात कर रहे हैं जो हमने पढ़ी नहीं है, उनको क्या करते हैं, उनके लिए रिलेटेड होते हैं। ठीक है, सो इस डायग्राम के अंदर भी हमने कवर कर लिया 516 के अंदर और 517 के अंदर भी। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो बिल्कुल वाइट वाइट नज़र आ रही है क्या, कौन से सेल्स हैं? ये इनेमल नॉट के सेल्स हैं। ये कौन से सेल्स हैं जो आपकी पोस्टीरियर टीथ में नज़र आ रहे हैं? ये इनेमल नॉट के सेल्स हैं, अलग से नज़र आ रहे हैं। सही है, और ये सिग्नलिंग सेंटर्स का काम करते हैं। नाउ जो थर्ड टाइप ऑफ सेल्स है वह है इनेमल कॉर्ड। इनेमल कॉर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, इन सम प्लेन ऑफ सेक्शन 1 कैन सी सेल्स एक्सटेंडेड फ्रॉम द इनेमल नॉट across the stellate reticulum to the outer enamel epithelium. This structure is referred to as enamel cord. enamel cord क्या होता है? फिगर 518 के ऊपर अगर हम लोग आएँ तो हमने बात की थी कि इनेमल ऑर्गन के अंदर स्टेलेट रेटिकुलम के सेल्स हैं। स्टेलेट रेटिकुलम के सेल्स से लेकर आउटर इनेमल एपिथेलियम, आउटर इनेमल एपिथेलियम पता होना चाहिए कौन सी जगह पे होता है, किस जगह पे होता है? डेंटल फॉलिकल की साइड के ऊपर। तो उन्होंने बोला स्टेलेट रेटिकुलम से आउटर इनेमल एपिथेलियम की तरफ ऐसा कॉर्ड लाइक सेल्स जा रहे होते हैं जिन्हें हम कहते हैं इनेमल कॉर्ड, जो आपको इस डायग्राम के अंदर, इस हिस्टोलॉजिकल सेक्शन के अंदर नज़र आ रहे हैं। तो एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर, या सब कुछ हमने इसका टेक्स्ट पढ़ लिया, सिर्फ कुछ डायग्राम्स रह गई हैं। सही है, तो उन डायग्राम्स को कवर करते हैं। आई होप कि जो जितना मैंने टेक्स्ट पढ़ा है और जितनी टर्मिनोलॉजीज इस चैप्टर के अंदर, इस पार्ट के अंदर आई हैं, जितने स्ट्रक्चर्स आए, तो वो आपको कवर हो गए होंगे। क्या क्या चीज़ें थी? सबसे पहले 3 चीज़ें बन रही थी। एक और दफ़ा रिपीटेशन से कर रहा हूँ ताकि ये इसी लेक्चर के अंदर सब कुछ याद हो जाए, दोबारा खोलने की जरूरत ना पड़े। तो मैं बुक के अंदर जाके हाईलाइट करो, उसको बार बार पढ़ो, लेक्चर देखो, इसी से याद करो। और दोबारा से मैं बताता हूँ कि क्या बेसिक के अंदर 3 मेन थे, 3 ट्रांजिटरी थे। फिर इनेमल ऑर्गन के अंदर भी हमारे पास 3 चीज़ें बन रही थी, 3 चल रहा है। सही है, और क्या क्या चीज़ें थी वो हमने सारी पढ़ ली हैं। नाउ फिगर 513 जो फिगर है वो हमने पूरी कवर कर ली। इसके अंदर ऐसा सच कोई नाम ऐसा नहीं है जो आपको अभी तक समझ में नहीं आया हो। ठीक है, फिगर 514 में बता दूँ। अब इस फिगर 514 के अंदर हर जो टर्मिनोलॉजी है ना वो तुम लोग को पता है। कैसे पता है अभी मैं बताता हूँ। उसके बाद फिगर 515 हमने कवर कर ली, फिगर 516 हमने बहुत ज़्यादा पढ़ ली, फिगर 517 भी देख ली, फिगर 518 भी देख ली। ठीक है, हर चीज़ वही है, कोई नई चीज़ नहीं आ रही इनके अंदर कि तुम लोग बोलोगे सर इसमें कोई नया वर्ड आ गया जो आपने इस पूरे पार्ट के अंदर नहीं बताया। सब कुछ वही है। तो इसके अंदर हमारे पास मैग्जिला बताया है और मैंडिबल, यानी कि अपर जॉ और लोअर जॉ। अगर इसको मैं बीच से काट दूँ, यानी कि मैं अभी सिर्फ मैग्जिला बताऊँगा, मैंडिबल तुम लोगों को खुद ही समझ में आ जाएगा। तो ये देखो यहाँ से आ रहा है डेंटल लैमिना। जो कैप शेप स्ट्रक्चर होगा क्या है वो? इनेमल ऑर्गन। उसके नीचे जो कंडेंस एक्टोमीसेंकाइमल सेल्स हैं वो हैं डेंटल पेपला। वो सेल जिन्होंने दोनों को कवर किया हुआ है डेंटल फॉलिकल। वो सेल, वो इनेमल ऑर्गन के वो सेल जो डेंटल पेपला की साइड है विच इज इनर इनेमल एपिथेलियम, और वो सेल जो डेंटल फॉलिकल की साइड है विच इज आउटर इनेमल एपिथेलियम। ठीक है, पूरा कवर हो गया। उसके अलावा भी हमने कुछ सेल्स पढ़े थे। इनेमल ऑर्गन के अंदर कुछ सेल्स होते हैं स्टेलेट रेटिकुलम सेल्स। इनेमल ऑर्गन के अंदर 3 ट्रांजिटरी स्ट्रक्चर थे, इनेमल निच, इनेमल कॉर्ड, इनेमल नॉट। और फिर से भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो
और दोस्तों के साथ शेयर करो। बाकी अल्लाह हाफिज़।